अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने आज पार्टी के नए मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब सुबह 10 बजे के बाद शुरू हुई, जिसमें पार्टी के अहम रहनुमा बशमूल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और दीगर 400 से जायद रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर पहले सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुश्तरका तौर पर फीता काटकर नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के हमरा शम्मा रोशन की। नया दफ्तर इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाएगा और ये 9A कोटला रोड नई दिल्ली में वाक़ है। कांग्रेस का नया दफ्तर बीजेपी के मरकजी दफ्तर से तकरीबन 500 मीटर दूर है। इस दफ्तर की बुनियाद 2009 में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी और अब 15 साल बाद यह मुकम्मल होकर तैयार हो चुका है। इफ्तिताही तकरीब में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अराकीन, AICC के अराकीन, मरकजी वुज़रा, साबिक़ वुज़राए आला, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स और दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे। कांग्रेस के मुताबिक नया दफ्तर पार्टी की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें इंतज़ामी, तंजीमी, स्ट्रैटेजिक सरगर्मियों को सपोर्ट करने के लिए जदीद सहूलतें फराहम की गई हैं। कांग्रेस के मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह हमारे लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खुशी की बात यह है कि दफ्तर उसी इलाके में बनाया गया है जहां हमारे अजीम रहनुमाओं ने गौर व खौस किया था। खड़गे ने कहा कि इस दफ्तर का इफ्तिताह कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई सिमत की अलामत है। वहीं कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने RSS के सरबराह मोहन भागवत पर आइन की तौहीन करने का इल्ज़ाम आयद किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि आइन हमारी आज़ादी की अलामत नहीं है, जिस पर राहुल गांधी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इंदिरा भवन, कांग्रेस का नया मुख्यालय, सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, कांग्रेस पार्टी की 140 साल की गौरव गाथा है। दीवारों पर गढ़े कांग्रेस संविधान के 5 मूल्य हमारे सिद्धांत हैं। अंदर आते ही कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तस्वीर एक शानदार अतीत और बुलंद वर्तमान के बीच सुंदर सामंजस्य है। स्वाभिमान से चमकता बाबा साहेब अम्बेडकर का चेहरा ऐलान करता है कि सामाजिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी आजादी किसी काम की नहीं है। 5 मंजिलों पर अलग अलग जगह लगी करीब 246 दुर्लभ तस्वीरें साक्षी हैं कि भारत और कांग्रेस का इतिहास एक दूसरे में समाया हुआ है। कहीं चर्चिल के घमंड को चकनाचूर कर राउंड टेबल में सच की ताकत के साथ महात्मा गांधी बैठे हैं, कहीं सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस का स्वाभिमान झलकता है, कहीं रविंद्रनाथ टैगोर और खान अब्दुल गफ्फार खान का राष्ट्रवाद दमकता है। पूरे भवन में हर मंजिल की दीवारों पर 140 साल की टाइमलाइन में इतिहास अंकित है। 1885 के पहले कांग्रेस अधिवेशन से लेकर आज तक पूर्ण स्वराज और सहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, गरीबी हटाओ, सांप्रदायिकता के खिलाफ और भारत जोड़ो यात्रा जैसे कांग्रेस के निर्णयों ने देश को नई राह दिखाई है। इसी इंदिरा भवन में कहीं आइंस्टाइन का हाथ पकड़े नेहरू विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ध्वजवाहक हैं, तो वहीं दूसरी ओर शास्त्री जी की सादगी, किसान और जवान के लिए उनका संकल्प भी गरजता है। इस भवन की दीवारों पर इंदिरा गांधी के साहस के सामने घुटनों पर झुका पूरा पाकिस्तान और बैंक राष्ट्रीयकरण जैसे दृढ़ निर्णय नजर आते हैं। राजीव गांधी के भारत को टेलीकॉम और IT क्रांति को अग्रदूत बनाने से लेकर देश में तमाम शांति समझौते भी दिखाई देते हैं। नरसिम्हा राव सरकार का वो निर्णय झलकता है जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइज कर दिया। सोनिया गांधी जी का त्याग और समर्पण दमक रहा है और यही दीवारें गवाह है कि 2004 में हर प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करके सोनिया जी के करिश्माई नेतृत्व ने कांग्रेस को विजय दिलाई थी। 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की UPA सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का लेखा जोखा है। यह दीवारें गवाह हैं कैसे सोनिया जी और डॉक्टर साहब ने मिलकर इस देश में सूचना, शिक्षा, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जैसे क्रांतिकारी निर्णय लिए
कैसे नफरत, अराजकता, तानाशाही और भ्रष्टाचार से जूझ रहे 21वीं सदी के भारत को कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मोहब्बत से जोड़ दिया। हर फ्लोर पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी की तस्वीरें उनके हौसलों और सबको समता और न्याय दिलाने के उनके समर्पण का प्रतीक है। इस भवन में एक पूरी दीवार पर संत राम जी जैसे समर्पित कार्यकर्ता की तस्वीरें, उनके समर्पण और हर कार्यकर्ता के सम्मान की कहानी है। 5 फ्लोर की ये ग्रीन बिल्डिंग पर्यावरण के अनुकूल है और अब इसी 9A कोटला मार्ग स्थित इंदिरा भवन से कांग्रेस एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प और एक नए विश्वास के साथ भारत के उज्जवल भविष्य और लोगों को न्याय दिलाने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने 140 सालों में कई उतार चढ़ाव के पल देखे, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोया। हमारे नेताओं ने हमें सिखाया है कि प्रचंड जीत हो तो घमंड नहीं करना, पराजय हो तो मायूस नहीं होना है। तो जनता के बीच हमें लगातार संपर्क बनाकर एकता और अनुशासन के साथ उनके संघर्ष में भागीदार बनकर समाधान निकालना है। हम पर उनका विश्वास इसमें और भी बढ़ेगा। राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सब ने देखा है। उनकी मेहनत और त्याग के बल पर इससे अभूतपूर्व सफलता मिली। संविधान की रक्षा, जातिगत जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लेकर सभी बुनियादी मसलों पर पूरे देश में इसने नई ऊर्जा पैदा की और जनता में जागृति आई। इसी का नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद संविधान विरोधी ताकतें भी अब संविधान की बात करने लगी है। हमें भरोसा है कि पार्टी का नया मुख्यालय कांग्रेस को एक नई ऊर्जा देगा। जनता के हकूक के लिए लड़ते हुए हम कामयाबी देंगे। अंत में मैं उन सभी साथियों, खास तौर पर स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, अहमद पटेल जी, And our ideology does not emerge yesterday. Our ideology, like the RSS ideology, is thousands of years old, and it has been fighting the RSS ideology for thousands of years. We have our symbols. We have Shiva. We have Buddha. We have Guru Nanak. We have Kabir. We have Mahatma Gandhi. We have our symbols. And these are all the symbols who have shown the correct path to this country. Please name one symbol of the RSS ideology that is revered in India today. Name one symbol. Was Guru Nanak from the RSS ideology? Was Buddha from the RSS ideology? Was Krishna Bhagwan from the RSS ideology? Not a single one. Because every single one of these people fought for equality. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में इंडियन नेवी डॉकयार्ड का दौरा किया, जहां उन्होंने हिंदुस्तान की समुद्री ताकत को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए 3 जंगी जहाज़ों को कौम के नाम वक्फ किया। इन जहाज़ों में INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाकशेर शामिल हैं, जो मेक इन इंडिया मुहिम का हिस्सा हैं और मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर कहा कि तीनों जहाज़ मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए गए हैं और उनका मकसद मुल्क की सलामती में नई ताकत का इजाफा करना है। ये जहाज़ दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग जैसे ख़तरात से इलाके की हिफाजत में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से हिंदुस्तानी बहरिया को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और दुनिया भर में हिंदुस्तान की बहरी ताकत का पैगाम जाएगा। साथियों, बहुत लंबे समय तक बॉर्डर
और कोस्टलाइन से जुड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। बीते 10 सालों में इसके लिए भी अभूतपूर्व काम हुआ है। 2 दिन पहले ही मुझे जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इससे करगिल, लद्दाख जैसे हमारे सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचना उसमें बहुत आसानी होगी, सुलभ होगी। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का लोकार्पण हुआ है। ये LAC तक हमारी सेना की पहुंच को आसान बना रही है। आज शिंकुल्ला टनल और जोजिना टनल जैसे अनेक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम चल रहा है। भारत माला परियोजना से बॉर्डर एरिया में शानदार नेशनल हाईवे का नेटवर्क बनाया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आज बॉर्डर के गांवों के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। बीते दशक में अपने दूर सुदूर के आइलैंड्स पर भी हमने फोकस किया है। जहां कोई भी नहीं रहता, उन आइलैंड्स की भी रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, अब उस आइलैंड की नई पहचान भी बनाई जा रही है, उन्हें नया नाम दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में समुद्र तल पर भी जो समुद्री पर्वत या सी माउंट है, उनका भी नामकरण किया जा रहा है। पिछले साल भारत की पहल पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इंतखाबी तरीके अमल उसूल 1961 में की गई तरमीम को चैलेंज पेश किया था। इस अर्जी पर समाअत करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और इलेक्शन पैनल को नोटिस जारी किया। काबिल जिक्र है कि इंतखाबी तरीके अमल के उसूल में तरमीम के जरिए CCTV फुटेज, वेबकास्टिंग, रिकॉर्डिंग और उम्मीदवारों की वीडियो फुटेज समेत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजात की जांच पर रोक लगा दी गई। इसी तरमीम को जयराम रमेश ने चैलेंज पेश किया। अब इस मामले में मरकजी हुकूमत के साथ साथ इलेक्शन पैनल को भी अपना जवाब अदालत उज़्मा में दाखिल करना होगा। अदालत ने इस मामले में आइंदा समाअत 17 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में मुकर्रर की है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज BRS पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि BRS दरअसल BRSS है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी RSS की आइडियोलॉजी पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने RSS और BJP को भी तनकीद का निशाना बनाया और मोहन भगवत के उस बयान की मजम्मत की जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन को लेकर ये कहा था कि ये हमारी आज़ादी की अलामत में नहीं शामिल होती। पर अटैक कर रही है, चाहे फिर वो ये हो कि राहुल जी संविधान की किताब तो लेके चलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमारे ऑफिस पर अटैक करते हैं। इसके अलावा कई तमाम चीजें हैं उस पर कहीं पर भी कोई किसी के खिलाफ अगर अटैक किए तो पुलिस का कार्रवाई शुरू किए। अब जाकर देखो कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा कुछ आ गया तो तुरंत पुलिस ने इंटरवीन हो गए, कैसे क्रिमिनल केसेस भी बुक किए। मगर पिछले सरकार ने तो वो काम कर नहीं था, तो पुलिस साथ लेकर कांग्रेस के ऑफिसों पे अटैक हो रहा था। मगर इस बार ऐसा नहीं है, कहीं पर कोई गलती हो गई तो भी सरकार सुधारने के लिए कोशिश करे। हमको कोई सिखाने का जरूरी नहीं है। जो BRS है वो BRSS, तो वही आइडियोलॉजी में जाने के लिए कोशिश कर रहे। जो भारतीय जनता पार्टी देश भर कांग्रेस के खिलाफ जो आरोप लगाता है, अभी तेलंगाना में BRS वही आरोप लगा रहा है कि BRS से कुछ सीखने का जरूरी नहीं है। हम लोग कानून सही तरीका से चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे। अब तेलंगाना में वही काम कर रहा है। सर, बीजेपी RSS के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ उन्होंने बोला कि इंडियन स्टेट के साथ भी लड़ाई है। इससे क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? बीजेपी इसको मुद्दा उठाने के लिए कि राष्ट्र की इंसल्ट की है राहुल गांधी। अभी बीजेपी वाले झूठे इल्जाम रखने में माहिर है, इसीलिए भारतीय झूठा पार्टी कहा। तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे हैं उसके ऊपर अब ज्यादा ध्यान देने का जरूरी नहीं है। जो आजादी के खिलाफ मोहन भगवत जी ने जो कहा
अभी मोदी जी साफ कर रहे हैं कि वो मोहन भगवत पुलिस तो पुलिस का कार्रवाई शुरू की है। अब जाकर देखो कहीं पर कांग्रेस हाईकमान रियासत में वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक इजलास मुनक्किद किया गया। यह इजलास पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के क़यामगाह पर मुनक्किद हुआ। इस इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, पुन्नम प्रभाकर, उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदराज नरसिम्हा, कुंडा सुरेखा, सीतक्का, जूपल्ली कृष्णाराव, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और दूसरों ने शिरकत की। बताया गया कि इस इजलास में केसी वेणुगोपाल ने एक साला मियाद के दौरान मुख्तलिफ वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लिया। बताया गया है कि कांग्रेस हाईकमान ने वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए रियासती काबीना में अनकरीब होने वाली तोसी में उनके कलमदानों में रद्दोबदल का मंसूबा रखती है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के नए दफ्तर के इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए दिल्ली रवाना होने वाले चीफ मिनिस्टर और काबीनी वज़रा के साथ ये इजलास हाईकमान की हिदायत पर मुनक्किद हुआ। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वाई शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस मजहब, जात, जबान, खित्ता वगैरह से बालातर है। हमारे मुल्क में भाईचारा उसी से मुमकिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क की वाहिद पार्टी है जो नौजवानों के लिए रोजगार के मौके और भाईचारे को फरोग दे सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सिमत लड़ने वाले रहनुमा राहुल गांधी हैं। उन्होंने दिल्ली में AICC के नए दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए नई इमारत की सताइश की जो कांग्रेस पार्टी की तारीख को जाहिर करती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये एक महज इमारत नहीं बल्कि कांग्रेस की विरासत है। కాంగ్రెస్ పార్టీ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇక్కడ న్యూఢిల్లీలో ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి నామకరణం ఇందిరా భవన్ అని చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు నేను భాగం అవ్వడం చాలా సంతోషకరం. ఈ బిల్డింగ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ హెడ్ క్వార్టర్స్ గా ఇప్పటి నుంచి నిలవబోతుంది. ఇది ఒక బిల్డింగ్ మాత్రమే కాదు, ఇటుకలతో కట్టింది కాదు అని ఈ బిల్డింగ్ లోపల చూస్తే ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది. దీని లోపల కాంగ్రెస్ లెగసీని అంతా ఎంత వివరంగా దృశ్యాలతో చూపించగలరో అద్భుతంగా అందంగా చేయటం జరిగింది. అంత అద్భుతంగా చరిత్రనంతా కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్రనంతా దీంట్లో పొందుపరచడం జరిగింది. అసలు లోపల భాగం చూస్తే దేశ స్వాతంత్రం దగ్గర నుంచి, స్వాతంత్ర పోరాటం దగ్గర నుంచి, భారతదేశ పునాదులు వేయడం దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఎంత వారి శ్రమను, వారి రక్తాన్ని ధారపోసారో, ఎంతమంది ప్రాణ త్యాగాలు చేశారో, ఎంతమంది కాంగ్రెస్ యోధులు, కార్యకర్తలు అన్ని త్యాగాలు చేస్తే ఈ దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిందో, ఆ తర్వాత కూడా మన దేశానికి పునాదులు వేసి రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డెమోక్రటిక్ నేషన్ గా ఈరోజు భారతదేశం నిలబడింది అంటే దీనికి అంతటికీ కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆ చరిత్రనంతా లోపల గోడల మీద చూపించడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. కంగ్రాచులేషన్స్ ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తకే కాదు, దేశంలోని ప్రతి పౌరునికి కూడా ఇది గర్వకారణం. ఈ సందర్భంగా ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాం. నిన్న RSS ముఖ్య నేత ఒక వ్యాఖ్య చేయడం జరిగింది. భారతదేశానికి స్వతంత్రం 1947లో రాలేదు, నిజమైన స్వతంత్రం రామ్ మందిర్ కడితే అప్పుడు వచ్చింది అని ఒక RSS ముఖ్య నాయకుడు నిన్ననే ఈ వ్యాఖ్య చేయడం జరిగింది. అసలు దేశ ప్రజలంతా ఆలోచన చేయాలి, ఈ మాటలను గమనించాలి. ఇవి దేశ ద్రోహ మాటలు కాదా? వీళ్ళు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళలాగా మాట్లాడుతున్నారా? వీళ్ళు టెర్రరిస్ట్ లాగా మాట్లాడటం లేదా? వీళ్ళ వ్యవహారం టెర్రరిస్ట్ లాగా లేదా? మన దేశానికి స్వతంత్రమే రాలేదని 1947లో లాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. రామ్ మందిర్ కట్టినప్పుడే స్వతంత్రం వచ్చింది అని మాట్లాడుతున్నారంటే వీళ్ళ విజ్ఞత, వీళ్ళ ఆలోచన తీరు ఎలా ఉందో ప్రజలు గమనించాలి. నిజంగానే RSS గాని బీజేపీ వాళ్ళు గాని స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసింది లేదు. కాబట్టి వీళ్లకు స్వాతంత్రం 1947లో వచ్చింది అంటే నిజంగానే వీళ్ళకు ఆశ్చర్యం కలగడం సహజమే అనిపిస్తుంది. వీళ్ళు ప్రాణ త్యాగాలు చేయలేదు, వీళ్ళు స్వాతంత్రం కోసం వాళ్ళ రక్తం పెట్టలేదు, వీళ్ళ శ్రమ లేదు, ఏది లేకుండానే మనకు वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है, जिसके लिए अहदेदारों की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। चारशुम्बा और जुमेरात को वो कौमी दारुल हुकूमत में होंगे, जहां वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। बाद अज़ां जुमेरात की शब तकरीबन 10:50 पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे और 17 जनवरी को 6 बजे सिंगापुर पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंगापुर में 3 दिनों तक क़याम करेंगे, जिसके बाद 20 जनवरी की सुबह वो सिंगापुर के शहर ज्यूरिक रवाना होंगे। वज़ीर आला 2 दिन वहाँ क़याम करेंगे। इस दौरान डावोस में आलमी माशी फोरम के इजलास में वो शिरकत करेंगे। वज़ीर आला 23 जनवरी की शब दुबई रवाना होंगे, जहाँ उनका क़याम 1 दिन का होगा। बाद अज़ां इस माह की 24 तारीख को सुबह 8:25 पर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर वापस होंगे।
चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वह हुकूमत की 4 नई स्कीमों रैतु भरोसा, इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा, नए राशन कार्ड और इंद्रम्मा मकानात के इस्तिफादा कुनिंदगान की फहरिस्त को 21 जनवरी से मुनक्किद होने वाले ग्राम सभा के इजलास में मंजूरी लें। ग्राम सभा में मंजूर होने वाली फहरिस्त में शामिल बेनिफिशरीज को मस्कुरा स्कीमात से मुस्तफीद करवाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने 26 जनवरी से मस्कुरा 4 स्कीमों पर अमलावरी करने से मुतालिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के पेश नज़र 4 शुंबे को जिला कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर खिताब करते हुए शांति कुमारी ने कहा कि इस्तिफादा कुनिंदगान के इंतखाब के मामले में किसी किस्म के शक्को शुबात की गुंजाइश को पैदा होने न दिया जाए। इन 4 स्कीमों के लिए हकीकी इस्तिफादा कुनिंदगान के इंतखाब को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना में मुख्तलिफ पेशा वाराना कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले एंट्रेंस इम्तहानात के शेड्यूल को खतियत दे दी गई है, जो 29 अप्रैल से 19 जून तक मुनक्किद होंगे। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के सदरनशीन प्रोफेसर बालाकृष्णा रेड्डी ने 4 शुमे को मुख्तलिफ एंट्रेंस इम्तहानात के तवारीख का ऐलान किया, जिसके मुताबिक एपसेट 29 अप्रैल से 5 मई तक मुनक्किद किया जाएगा। 29 और 30 अप्रैल को एग्रीकल्चर और फार्मेसी कोर्सेज में दाखिलों के लिए एपसेट मुनक्किद किया जाएगा। इसी तरह 2 मई से 5 मई तक इंजीनियरिंग एपसेट के इम्तहानात होंगे। एपसेट इम्तहान इस मरतबा भी JNTU की जानिब से मुनक्किद किए जाएंगे। एपसेट के कन्वीनर प्रोफेसर B डीन कुमार ने यह बात बताई। इसी तरह डिप्लोमा कामयाब तलबा को इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्सेज के दूसरे साल में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाला ई-सेट इम्तहान 12 मई को मुनक्किद होगा। इसी तरह मुख्तलिफ इम्तहानात का शेड्यूल जारी किया गया है, जो उम्मीदवार मुताल्लिका वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजेस के तौर पर चंद नामों की मरकज़ को सिफारिश की है, जिनमें तेलंगाना के लिए 4 नाम और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के लिए 2 नामों की सिफारिश की गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए जिन 4 नामों की सिफारिश की गई है उनमें वाई रेणुका, N नरसिंह राव, तिरुमला देवी और मधुसूदन राव शामिल हैं, जबकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के लिए हरीना शर्मा, वाई लक्ष्मण राव के नामों की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुडिशल ऑफिसर्स कोटे के तहत उन 6 नामों की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने रुकन असेंबली BRS और साबिक वजीर KT रामाराव की दाखिल करदा वो दरखास्त मुस्तरद कर दी, जिसके जरिए उन्होंने मुबैना फार्मूला ई रेस स्कैम केस के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज FIR को कलअदम करार देने से तेलंगाना हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया था। बादशाह BRS लीडर खुसूसी दरखास्त मुराफ़ा से दस्तबरदार हो गए। जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस BP विराले पर मुश्तमिल एक बेंच ने इस मरहले पर मुदाखलत से इनकार कर दिया, जिसके बाद KTR दरखास्त से दस्तबरदार हो गए। FIR में KTR को मुलजिम की हैसियत से शामिल किया गया है, जो उस वक्त के वजीरे दही तरक्की थे। BRS लीडर पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 7 जनवरी को अपने हुक्म में कहा था कि रियासती वजीर की हैसियत से HMD और उसके फंड्स पर KTR का कंट्रोल था। हाईकोर्ट के जजेस जस्टिस K लक्ष्मण ने भी ये कहा था कि इस मामले में अदालत कुछ नहीं कर सकती और FIR को बरकरार रखा था। एंटी करप्शन ब्यूरो इम्कान है कि फार्मूला ई रेस केस में मुबैना बेकायदियों के लिए पूछताछ के लिए कारगुजर सदर BRS KT रामाराव को फिर एक मरतबा समन जारी कर सकता है। हत्ता कि 4 शुंबे को ही सुप्रीम कोर्ट ने BRS लीडर की एक दरखास्त मुस्तरद कर दी है, जिसके जरिए उन्होंने ACB के दर्ज करदा FIR को कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। ACB तवक्को है कि स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार और साबिक चीफ इंजीनियर HMDA BLN रेड्डी को भी ताज़ा नोटिसें जारी कर सकता है, जिनसे इस केस में पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। BRS के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी को हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस ने फिर एक मरतबा नोटिस जारी की है और उन्हें जुमेरात यानी 16 जनवरी को पूछताछ के लिए स्टेशन में हाजिर होने की हिदायत दी। नोटिस मौसूल होने के बाद रुकन असेंबली ने पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारों को बताया कि जुमेरात को करीमनगर की अदालत में उन्हें हाजिर होना है, इसीलिए वो पूछताछ के लिए 16 जनवरी के बजाय 17 जनवरी को हाजिर होंगे। वाज़ेह है कि बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रघुविंदर की शिकायत पर रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में गड़बड़ करने और ड्यूटी की अंजामदही में रुकावटें हायल करने के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में कौशिक रेड्डी के हामियों और BRS कारकुनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने 4 शुंबे को नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी हकीमपेट हैदराबाद में मुनक़िदा एक शानदार पासिंग आउट परेड के साथ असिस्टेंट कमांडेंट्स प्रोबेशनर्स के 37वें बैच और कांस्टेबल्स
डीपीओस के 20वें बैच की तरबियत के कामयाब इख्तिताम का जश्न मनाया। जुमला 53 असिस्टेंट कमांडेंट्स और 221 कांस्टेबल्स डीसीपीओस को सख्त और जामे तरबियत के बाद सर्विस में शामिल किया गया। ये तरबियत उन्हें कौम के अहम बुनियादी ढांचे की हिफाजत के लिए तैयार करती है। असिस्टेंट कमांडर्स को खुसूसी शोबों में तरबियत दी गई है, जिनमें इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एविएशन सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वीआईपी सिक्योरिटी, जंगलाती जंग और जदीद असलाहा शामिल हैं। मैं आज इस दीक्षांत परेड में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। 37वें बैच के जो असिस्टेंट कमांडेंट और 20वें बैच के जो कांस्टेबल डीसीपीओ हैं, आज यहां से पास आउट होने के उपरांत ये सामान्य रूप से बल सदस्य का कार्य करने के लिए विधिवत अधिकृत होंगे। आपके कठिन परिश्रम और मेहनत से आपने ये ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। कठिन और महत्वपूर्ण जवाबदेही है, जिसमें डायरेक्टर नीसा और एफएसटीआई, उनकी पूरी फैकल्टी और टीम ने बहुत परिश्रम किया है, मेहनत किया है। उनके सफल ट्रेनिंग संपन्न में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान है, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। आज से आप सबकी एक नई यात्रा शुरू हो रही है और उस नई यात्रा में जो आपने शपथ ली है सत्यनिष्ठा की, अनुशासन की, मेहनत की, सेवा के प्रति समर्पण की, ये सब चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। और इसके साथ कुछ और बातें भी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। जो असिस्टेंट कमांडेंट पास आउट हो रहे हैं, संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आर.के. मारवाड़ी मंच की जानिब से साहिल समंदर पर पतंग मेला मुनक्किद किया गया। इस मेले में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ दिलकश शक्ल की पतंगें उड़ाकर मसरत का इजहार किया। इस पतंग मेले में मकामी अफराद के साथ साथ बड़ी तादाद में गैर मकामी अफराद ने भी शिरकत की और पतंगबाजी में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद में चीनी मांझे से कई अफराद के जख्मी होने के वाकयात के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम की जिम्मेदारी है कि इस चीनी मांझे के इस्तेमाल को रोकने के लिए रजाकाराना तौर पर आगे आएँ। उन्होंने कहा कि मांझा बड़ी मिकदार में दस्तयाब है क्योंकि उसे मकामी तौर पर बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑर्डर करेंगे तो ये मांझा आपके घर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही ई-कॉमर्स गोदामों की तलाशी ली जाएगी। उन्होंने बताया कि वो मुंतजिमीन से मुलाकात का भी एहतमाम करेंगे। तमाम अफराद को चाहिए कि वो चीनी मांझे के इस्तेमाल को रोकने के लिए रजाकाराना तौर पर आगे आएँ। संक्रांति फेस्टिवल के दौरान चीनी मांझा फरोख्त न करने के लिए तीनों पुलिस कमिश्नरों के वाज़े इंतबाह के बावजूद शहर में इस मांझे की फरोख्त जारी है, जिसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में चीनी मांझे से एक पुलिस कांस्टेबल की गर्दन जख्मी हो गई। उस कांस्टेबल की शिनाख्त लंगर हाउस पुलिस स्टेशन से वाबस्ता शिवराज के तौर पर की गई, जो तिलक नगर से बाइक पर जा रहे थे कि नारायणगुड़ा फ्लाईओवर के करीब चीनी मांझा उनकी गर्दन में फंस गया और उनकी गर्दन पर गहरा जख्म आ गया। मकामी अफराद ने उन्हें जख्मी हालत में देखकर फौरी अस्पताल मुंतकिल किया। वहीं चारशुमरे को भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मुलाजिम का गला इस मांझे से कट गया। बताया गया कि हैदराबाद के कुशाईगुड़ा की नागार्जुना कॉलोनी के रहने वाले 29 साला साई वर्धन हस्बे मामूल ऑफिस से मकान वापस हो रहे थे कि उप्पल मेट्रो स्टेशन के करीब चीनी मांझे से उनका गला कट गया, जिसके साथ ही वो ज़मीन पर गिर पड़े। मकामी अफराद ने उन्हें खानगी दवाखाने में मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने फौरी गले को टांके दिए। महाकुंभ मेले से वापसी के दौरान बस को आग लग गई। इस वाक़े में तेलंगाना का एक शख्स जिंदा झुलसकर हलाक हो गया, जबकि बस में सवार दीगर 49 मुसाफिर महफूज रहे। ये वाक़या मथुरा के वृंदावन के करीब पेश आया। ज़राए के मुताबिक इस झुलसकर हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त तेलंगाना के ज़िले निर्मल के पालसी गांव के रहने वाले 60 साला एस द्रुपद के तौर पर की गई। समझा जाता है कि ज़ईफ शख्स बस में सिगरेट नोशी कर रहा था, जिसकी वजह से यह बस शोलापोश हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। तेलंगाना के मुधोल के रुकन असेंबली रामाराव पाटिल ने कहा कि उन यात्रियों को वापस लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। एक कार बेकाबू होकर तालाब में गिर गई, ताहम कार चलाने वाला इस हादसे में महफूज रहा। यह हादसा तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के अपलीपल्ली गांव के नवाही इलाके में पेश आया। ऐनी शाहिदीन
ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब शादनगर का रहने वाला मल्लेश्वर राव अपनी कार में केशवपेट मंडल के वेमुला नारा गांव में वाकई अपने पोल्ट्री फार्म से वापस आ रहा था। कार तालाब के किनारे पर बिजली के खंभे से टकराकर तालाब में गिर गई। मल्लेश्वर राव कम गहराई की वजह से मामूली जख्मी हुआ। उसे मकामी अफराद ने निकालते हुए अस्पताल मुंतकिल किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।